नमस्कार साथियों। संविधान का हमारा जो टॉपिक लास्ट टाइम हुआ था उसमें मौलिक कर्तव्यों पर हम लोगों ने चर्चा की थी। मौलिक कर्तव्यों के बाद हमारा जो टॉपिक आता है वो भारतीय संविधान का भाग 5 है और जो हमारा भाग 5 है वो अनुच्छेद 52 से लेकर के 151 तक विस्तृत है। इसमें 100 अनुच्छेद हैं और ये भारतीय संविधान के बड़े भागों में से एक है। जो हमारा भाग 5 है इसमें संक्षिप्त में अगर हम कहें तो संघ का उल्लेख है, यानी यहाँ पर संघ के बारे में बताया गया है। तो संघ का मतलब यहाँ पर है कि आप जानते हैं, शुरुआत में आपने पढ़ा है कि भारत में राज्यों का और संघ का एक ही संविधान है, यानी भारत में राज्यों का अपना कोई संविधान नहीं है। तो भाग 5 में संघ के बारे में और भाग 6 में राज्यों के बारे में बताया गया है। तो शासन व्यवस्था पर हमारी आपकी चर्चा हुई है। जैसा मैंने बताया था कि भारत में शासन वर्तमान में 3 स्तर पर विभक्त है। 3 स्तर में जो पहला स्तर होता है वो हमारा संघ शासन है, जो हमारा दूसरा स्तर है वो राज्य है और जो तीसरा स्तर है उसमें आते हैं स्थानीय निकाय। तो आपको ये ध्यान रखना है कि 1, 2, 3 यानी कि संघ, राज्य और स्थानीय निकाय। तो यदि इन 3 स्तरों को आप देखेंगे, यानी सबसे ऊपर आपका संघ आता है, फिर राज्य आता है और उसके बाद फिर स्थानीय निकाय आते हैं। तो भारत में वर्तमान में 3 स्तरों पर शासन बांटा गया है हमारे संविधान के अनुसार। संघ का उल्लेख अनुच्छेद 52 से 151 के बीच में है। उसके बाद आप जाएंगे तो राज्य का उल्लेख आपको मिलेगा 152 से 151 और उसके बाद 152 से राज्य शुरू हो जाते हैं। स्थानीय निकाय भाग 9 का में बताए गए हैं। तो इन चीज़ों से आप बेसिक परिचित होंगे मेरी समझ से कि ये हमारे शासन व्यवस्था का जो वर्गीकरण हुआ है 3 स्तरों पर। अब यहाँ पर जब हम पढ़ते हैं कि भाग 5 हमारा जो है जिसमें अनुच्छेद 52 से लेकर के 151 तक विस्तार है, तो उसमें संघ का शासन है। तो यहाँ पर भी मैं आपको बांट लूँगा कि संघ के बारे में यहाँ पे क्या क्या बताया गया है। तो 52 से अगर 151 को हम विभक्त करें अपने अध्ययन सुविधा अनुसार, तो यहाँ पे आप ध्यान रखना, सबसे पहले यहाँ पर संघ की कार्यपालिका के बारे में बताया गया है। आपको मैंने बताया था कि सरकार के 3 रूप होते हैं। कौन कौन से? कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। तो संघ को हम बांट लेते हैं, यानी संघ का जो शासन या संघ के बारे में जो प्रावधान भाग 5 में किया गया है अनुच्छेद 52 से लेकर के 151 के बीच में, उसमें सबसे पहले आता है कार्यपालिका। और कार्यपालिका का जो उल्लेख है वो अनुच्छेद 52 से लेकर के और 78 तक किया गया है, यानी कि 52 से लेकर के 78 तक कार्यपालिका के बारे में सारे प्रावधान हैं। इसमें मुख्य रूप से राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, मंत्रिपरिषद, प्रधानमंत्री और महान न्यायवादी, इसके बाद फिर कार्यपालिका का विस्तार और अंत में अनुच्छेद 78 में प्रधानमंत्री का कर्तव्य है राष्ट्रपति को जानकारी देने के संदर्भ में। तो मतलब इसको अगर हम विभक्त कर लें, जब भी आप पढ़िए इसको 3 भागों में बांट लीजिए। तो कार्यपालिका जो संघ की कार्यपालिका, यहाँ पर हर चीज़ में आप संघ समझ लेंगे, यानी संघीय कार्यपालिका का उल्लेख 52 से लेकर के 78 तक के बीच में है। फिर उसके बाद संघ की विधायिका का उल्लेख आता है, विधायिका। और विधायिका का उल्लेख जो है वो अगर हम देखेंगे तो अनुच्छेद 79 से लेकर के अनुच्छेद 123 तक आता है। 79 में संसद की परिभाषा दी गई है। अनुच्छेद 23 अंतिम अनुच्छेद आप मान लीजिए, इसमें अध्यादेश, राष्ट्रपति का अध्यादेश है जो कि विधिक होता है या विधिक बल प्राप्त होता है। और इसमें तीसरे स्तर पर आप पढ़ेंगे न्यायपालिका। न्यायपालिका की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट का उल्लेख है और न्यायपालिका में जो सुप्रीम कोर्ट है वो अनुच्छेद 124 से 147 तक बताया गया है। इसके अलावा इसी में एक चीज़ आपको और पढ़नी है, CAG यानी कि कैग, यानी कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, जो आपको मिलेगा अनुच्छेद 148 से 151 तक। ये मैं मोटी मोटी रूपरेखा बना रहा हूँ। यानी जब भाग 5 आप पढ़ेंगे तो इसमें मुख्य रूप से हम संघीय कार्यपालिका के बारे में पढ़ेंगे, फिर विधायिका। देखिए हमारे यहाँ संघीय विधायिका है संसद, और उसके बाद राज्यों में भी विधायिका है जिसको हम कहते हैं विधानमंडल। तो विधायिका के बारे में हम सब पढ़ेंगे और उसके बाद फिर हम लोग न्यायपालिका के बारे में पढ़ेंगे और उसके साथ साथ एक इसमें और पद है जो कैग का पद है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का पद है। अनुच्छेद 148 से 151 तक उसके बारे में बताया गया है। तो मुख्य रूप से हमें इन्हीं चीज़ों का अध्ययन यहाँ पर करना है, यानी संघ की कार्यपालिका, संघ की विधायिका और संघ की न्यायपालिका। शासन कितने स्तर पर बटा है ये आप जानते हैं, और ये तीनों क्या हैं? सरकार के रूप हैं।
तो भाग 5 को हम पढ़ेंगे, लेकिन इसके पहले मैं ये चाहता हूँ कि भाग 5 को पढ़ने के पहले मैं कुछ मूलभूत चीज़ें आपको यहाँ पे पहले बता दूँ जिनकी ज़रूरत आपको आगे पड़ेगी। देखिए, भाग 5 जब हम शुरू करते हैं तो सबसे पहले राष्ट्रपति आता है। राष्ट्रपति के बारे में सारी बातें की गई हैं। राष्ट्रपति हमारी कार्यपालिका का प्रमुख है और उसके बाद उसका चुनाव पद्धति है, उसका कार्य है, उसके अधिकार हैं, उसकी शक्तियाँ हैं, ये सारी चीज़ें यहाँ पर बताई गई हैं। लेकिन इससे पहले हम 2-3 चीज़ों पर डिस्कस करना चाहते हैं या डिस्कशन करना चाहते हैं। पहला कि भारत की शासन व्यवस्था कैसी है, दूसरा जो निर्वाचन की रीतियाँ होती हैं वो क्या हैं, और उसके साथ साथ हम सब लोकतंत्र के तौर पे भी बात करेंगे या लोकतंत्र के बारे में भी बात करेंगे। तो सबसे पहले देखिए, आप ये चीज़ प्रस्तावना में भी पढ़े हैं कि भारत में संसदीय लोकतंत्र को अपनाया गया है, यानी भारत में संसदीय लोकतंत्र को अपनाया गया है। और इसके साथ साथ एक और चीज़ यहाँ पर भारत ने अपनाई है, क्या, गणतांत्रिक व्यवस्था, यानी कि ये थोड़ा सा अलग प्रकार की व्यवस्था है। यानी कि संसदीय लोकतंत्र के साथ साथ भारत एक गणतंत्र भी है, ये आपको ध्यान में रखना है। संसदीय लोकतंत्र तो है ही और गणतंत्र भी है। इन तीनों शब्दों का मतलब प्रस्तावना में आपने जाना था। गणतंत्र का मतलब है कि हमारे यहाँ का जो राष्ट्र प्रमुख है वो निर्वाचित होगा, वो कोई आनुवंशिक पद नहीं होगा। संसदीय शासन प्रणाली से आप परिचित हैं, ब्रिटिश शासन प्रणाली का एक मॉडल है हमारे सामने, और लोकतंत्र, इन सब चीज़ों की मूलभूत चीज़ों पर हम बात करेंगे। यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है कि जब भारतीय संविधान बन रहा था तो भारतीय संविधान के सामने या भारतीय संविधान निर्माताओं के सामने मुख्य रूप से 2 मॉडल थे। एक मॉडल था ब्रिटेन का संसदीय मॉडल और दूसरा मॉडल था अमेरिका का अध्यक्षीय मॉडल। तो इन चीज़ों को समझने से पहले हम आपको लोकतंत्र क्या है और लोकतंत्र की जो शासन प्रणालियां हैं उनके बारे में कुछ बता दें और उनकी कुछ विशेषताएं मैं आपको बता दूं। फिर निर्वाचन की रीतियां मैं बता दूं ताकि आपको इन चीज़ों में कोई असुविधा ना हो। तो सबसे पहले हम लोकतंत्र और उसकी शासन प्रणाली पर बात करते हैं कि लोकतांत्रिक प्रणाली क्या होती है और कैसे कार्य करती है। देखिए, सबसे पहले हम लोकतंत्र शब्द को समझते हैं। तो लोकतंत्र यानी लोक शब्द का मतलब यहाँ पर क्या है, लोक का मतलब है जनता, पब्लिक, और तंत्र का मतलब है शासन, यानी ऐसा शासन जिसको हम कह सकते हैं कि वो जनता का शासन है। जैसे शासन के तमाम रूप आपने सुने होंगे। एक आपने सुना होगा राजतंत्र। तो राजतंत्र में किसका शासन होता है, राजा का। एक होता है कुलीन तंत्र जिसमें कुलीन लोग शासन करते हैं। एक होता है अफसर तंत्र, ब्यूरोक्रेसी जिसको कहते हैं, उसमें अफसरशाही का शासन होता है। निरंकुश तंत्र होते हैं, हालांकि अधिकांश राजतंत्र निरंकुश तंत्र ही होते थे। अधिनायकवादी शासन भी होते हैं। तो कई प्रकार के शासन हो सकते हैं और उन्हीं शासन प्रणालियों में से एक है लोकतंत्र। तो लोकतंत्र का सरल मतलब क्या है, लोक का मतलब यहाँ पर क्या है, जनता, और तंत्र का मतलब क्या है, शासन। यानी कि लोकतंत्र का अगर बहुत रूढ़ अर्थ हम लें तो इसका अर्थ क्या होता है, जनता का शासन। तो अब्राहम लिंकन की वो परिभाषा मैंने आपको बताई थी कि जनता के लिए, जनता के द्वारा, जनता का शासन। यानी लोकतंत्र क्या है, जनता के लिए, जनता के द्वारा, जनता का शासन है। ये परिभाषा बड़ी लोकप्रिय है अब्राहम लिंकन की। तो इस परिभाषा को सबसे सरल और सारगर्भित माना जाता है, आपको मैंने बताया था। तो सरल भाषा में लोकतंत्र का ये मतलब है। और लोकतंत्र की अपनी एक यात्रा रही है। लोकतंत्र एक दिन में नहीं आया है, लोकतंत्र का एक लंबे चरण में विकास हुआ है। तो लोकतंत्र के बारे में कुछ मैं आपको बताता हूँ। तो लोकतांत्रिक जो शासन प्रणाली है, यह जो लोकतंत्र हमारा है वो कैसे विकसित हुआ है, तो लंबी यात्रा है। निरंकुश राजतंत्र होते थे, आपने पढ़ा 1215 का मैग्ना कार्टा हो, इंग्लैंड की 1688 की क्रांति हो, अमेरिकन क्रांति हो, फ्रांस की क्रांति हो, भारत का स्वतंत्रता आंदोलन हो, और वर्तमान में अरब जगत में जो अरब स्प्रिंग हुई, इन सब चीज़ों को अगर आप देखेंगे तो इन लोगों ने एक ही चीज़ की मांग की है कि लोकतांत्रिक शासन प्रणाली हो, उदारवादी लोकतंत्र हमारे देश में स्थापित हो और नागरिकों को ज़्यादा अधिकार प्राप्त हो। तो लोकतंत्र एक शासन प्रणाली के रूप में वर्तमान में सबसे लोकप्रिय प्रणाली है। जैसे कुछ लोग इसकी आलोचना भी करते हैं। कुछ लोग लोकतंत्र को भीड़ तंत्र कहते हैं, कुछ लोग इसको कहते हैं कि ये मूर्ख तंत्र भी कहते हैं या मूर्खों का शासन भी कहते हैं, कि इसमें बहुमत की इच्छा को अल्पमत पे थोप दिया जाता है, या इसमें कहा जाता है, कथन कहा जाता है कि मतलब इसमें 20 मूर्ख मिलकर के किसी बुद्धिमान व्यक्ति पर शासन कर सकते हैं। तो ये आलोचनाएं हैं। लेकिन एक चीज़ यहाँ पर ध्यान रखना कि विद्वानों के बीच में एक बात ये स्थापित है कि लोकतंत्र सभी शासन प्रणालियों में सबसे कम बुरा है। अगर हम ये कहें कि सभी शासन प्रणालियों में बुराई है तो लोकतंत्र में सबसे
कम बुराई है या सबसे कम बुरा शासन है। फिलहाल वर्तमान में इसका कोई विकल्प नज़र नहीं आता है। इसीलिए विश्व में अधिकांश लोकप्रिय सरकारें लोकतांत्रिक सरकारें हैं, और अगर उसके साथ उदारवाद का मिश्रण हो जाए तो अपने आप में एक बहुत अद्भुत चीज़ है। तो लोकतांत्रिक उदारवाद वर्तमान में बहुत चर्चा में रहता है। अब देखिए, लोकतंत्र एक शासन प्रणाली है जिसमें जनता शासन करती है। तो यहाँ पर प्रश्न उठता है कि जनता कैसे शासन करती है, किस तरह से जनता शासन करेगी। लोकतंत्र में कहा गया कि जनता के लिए जनता के द्वारा शासन है। तो इसके दो रूप पूरे विश्व में प्रचलित हैं। दो रूप तो नहीं कह सकते, एक ही प्रचलित है, लेकिन पहला रूप भी है। तो लोकतंत्र को अगर हम देखेंगे तो लोकतंत्र एक शासन प्रणाली के तौर पे दो प्रकार से पाया जा सकता है। एक जिसको हम कहते हैं प्रत्यक्ष लोकतंत्र, और एक जिसको हम सब कहते हैं अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। इसको अप्रत्यक्ष लोकतंत्र की जगह पे जो सबसे चर्चित शब्द है उसको कहते हैं प्रतिनिधि लोकतंत्र। इसको आप इस तरह से भी पढ़ सकते हैं कि प्रत्यक्ष लोकतंत्र शासन प्रणाली। यहाँ पर लोकतंत्र का हम जो अर्थ पढ़ रहे हैं वो किस रूप में पढ़ रहे हैं, शासन प्रणाली के रूप में पढ़ रहे हैं। तंत्र का शब्द का मतलब होता है शासन प्रणाली। यहाँ पर ध्यान रखना, जैसे राजतंत्र, लोकतंत्र, गणतंत्र या जनतंत्र। लोकतंत्र का ही एक अन्य नाम है जनतंत्र या निरंकुश तंत्र, कुलीन तंत्र, अफसर तंत्र। तंत्र का मतलब होता है शासन प्रणाली। तो हम लोकतंत्र को यहाँ पर दो रूपों में पढ़ रहे हैं, एक जो डायरेक्ट डेमोक्रेसी है और एक जो प्रतिनिधि है। तो सरल भाषा में आप समझिए, डायरेक्ट डेमोक्रेसी या प्रत्यक्ष लोकतंत्र का सरल मतलब क्या है। प्रत्यक्ष लोकतंत्र का मतलब यह है कि जहाँ पर जनता प्रत्यक्ष रूप से शासन में भागीदार बने। अब प्रत्यक्ष लोकतंत्र में क्या होता है कि जनता के पास ज़्यादा अधिकार होते हैं। जैसे प्रत्यक्ष लोकतंत्र के तीन चार जो हैं आधारभूत बिंदु हैं। जैसे एक है परिप्रेक्षा, एक है पहल, एक है जिसको कहते हैं प्रत्यावाहन। प्रत्यावाहन शब्द हो सकता है, प्रत्यावाहन या प्रत्यावाहन शब्द है, ये हो सकता है आपको कठिन लगे तो आप इसको समझिए रिकॉल, राइट टू रिकॉल एक आपने सुना होगा। और एक है इसमें जनमत संग्रह। देखिए, नकारात्मक तौर पे लोकतंत्र का मतलब आप ये समझ सकते हैं कि हर व्यक्ति का शासन। तो सरल भाषा में आप समझिए, जैसे किसी गांव में 1000 लोग हों तो क्या 1000 लोग में से सभी को प्रधान बना दिया जाए या हज़ारों लोग सभी निर्णय लें? ऐसा संभव नहीं हो सकता है। और यदि संभव हो भी सकता है तो उसके कुछ तरीके हो सकते हैं। तो लोकतंत्र का मतलब देखिए, रूढ़ अर्थ क्या है कि सभी का शासन, लेकिन सभी के शासन के लिए कोई व्यवस्था बनानी पड़ेगी। सभी लोगों को एक साथ अगर अधिकार दे दिए जाएं तो कई बार साम्यता नहीं होगी। तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र एक बहुत बढ़िया विचार है। प्रत्यक्ष लोकतंत्र का मतलब सरल भाषा में यहाँ पर यह है कि जहाँ पर जनता से पूछ करके ही, जनता से सलाह ले करके ही सारे काम किए जाते हैं। जैसे प्रत्यक्ष लोकतंत्र का घर कहते हैं स्विट्जरलैंड को। स्विट्जरलैंड में कैंटन होते हैं और वहाँ के कुछ कैंटन में प्रत्यक्ष लोकतंत्र है। तो सबसे पहले हम सब प्रत्यक्ष लोकतंत्र को समझते हैं कि प्रत्यक्ष लोकतंत्र क्या है। सरल भाषा में प्रत्यक्ष लोकतंत्र का मतलब यह है कि जहाँ पे जनता ही सारे निर्णय करती है। जैसे मान लेते हैं कोई कानून बनना है, जैसे प्रत्यक्ष लोकतंत्र इसके जैसे अगर हम विश्व में देखेंगे तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र किसी भी देश में नहीं है, क्योंकि वर्तमान में बड़े देश हैं, बड़े राष्ट्र राज्य हैं, जनसंख्या बहुत ज़्यादा है, तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र बहुत ही संभव प्रणाली नहीं है। लेकिन स्विट्जरलैंड के कुछ कैंटन में, कैंटन का मतलब जैसे अपने यहाँ, जैसे इंग्लैंड में काउंटी होते हैं, अपने यहाँ प्रांत होते हैं, प्रांत तो बहुत बड़े होते हैं। स्विट्जरलैंड एक छोटा देश है तो वहाँ पे कैंटन होते हैं। तो स्विट्जरलैंड के कुछ कैंटन में प्रत्यक्ष लोकतंत्र है। तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र का मतलब क्या है? जैसे हमारे यहाँ कौन सा लोकतंत्र है? प्रतिनिधि लोकतंत्र है, उस पर हम सब बात करेंगे अभी। प्रतिनिधि लोकतंत्र का मतलब ये होता है जिसमें जनता अपने चुने हुए प्रतिनिधियों के माध्यम से शासन करती है, यानी जनता चुनती है। जैसे मान लेते हैं कि देखिए, प्रत्यक्ष लोकतंत्र क्या है? जैसे गांव की आबादी 1000 है और वहाँ पे एक प्रधान चुन लिया गया, तो उस प्रधान को चुन तो लिया गया, लेकिन जनता के वहाँ पे अधिकार हैं। क्या अधिकार हैं? जनता उस प्रधान को वापस बुला सकती है।
वहाँ पे कोई कानून या कोई कार्य होगा तो जनमत संग्रह कराया जाएगा, यानी कि जनता की राय ली जाएगी, जनता जो कहेगी वही काम होगा। जनता किसी कार्य की पहल कर सकती है। और परिपृच्छा रेफरेंडम, हालांकि रेफरेंडम और जनमत संग्रह का कई बार एक साथ प्रयोग होता है, दोनों शब्दों को समानार्थी समझा जाता है, लेकिन यहाँ पर रेफरेंडम शब्द का दूसरा अर्थ भी है जिसमें जनता की राय के अनुसार ही शासन किया जाता है या जनता की राय ली जाती है। तो लगभग कहीं कहीं दोनों का एक ही अर्थ मिलता है, लेकिन प्रत्यक्ष लोकतंत्र में ये शब्द आपको मिलेंगे, परिपृच्छा, पहल, रिकॉल और जनमत संग्रह। तो जैसे मान लेते हैं किसी गांव में प्रत्यक्ष लोकतंत्र है और वहाँ पे कोई कार्य होना है, एक सामुदायिक भवन बनना है, तो पहले जनता से राय ली जाएगी, जनता के साथ पूछा जाएगा, या जनता स्वयं पहल करके ऐसे कार्य कर सकती है। अगर वो प्रधान सही से काम ना करे तो उसको वापस बुलाया जा सकता है। देखिए, प्रत्यक्ष लोकतंत्र का मतलब नहीं कि हजारों लोग प्रधान बन जाएंगे, लेकिन यहाँ पे क्या होगा कि जनता से सीधे प्रश्न पूछे जाएंगे, जनता से पूछ करके ही सारे कार्य किए जाएंगे। तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र का घर किसे कहते हैं? स्विट्जरलैंड को कहते हैं। जैसे एक राजनीति के विद्यार्थी के लिए स्विट्जरलैंड का महत्व उसकी प्राकृतिक खूबसूरती में नहीं है, उसके प्रत्यक्ष लोकतंत्र में है। हम सब मैं खुद स्नातक में राजनीति का विद्यार्थी रहा हूं, तो हम सब स्विट्जरलैंड के इस मॉडल को पढ़ते थे, बड़े रोमांचित होते थे कि वहाँ पे ऐसा है, वहाँ पे कोई कार्य करने से पहले, कोई कानून बनाने से पहले जनमत संग्रह कराया जाता है। तो जनमत संग्रह जैसी प्रणालियाँ आपने सुनी होंगी। तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र में क्या होता है कि आप प्रतिनिधि तो यहाँ भी चुनते हैं, लेकिन वो प्रतिनिधि बहुत अधिकार नहीं रखते हैं। जैसे इसमें आप परिपृच्छा, यानी कि किसी भी काम के लिए जनता की राय ली जानी चाहिए। पहल, जनता खुद किसी कार्य की पहल कर सकती है, इनिशिएटिव शब्द अंग्रेजी में प्रयोग हुआ है। राइट टू रिकॉल आपने सुना होगा, अन्ना हजारे का जो आंदोलन था जिसमें लोकपाल की मांग हो रही थी, उसमें ये शब्द भी आया था, राइट टू रिकॉल। राइट टू रिकॉल का मतलब है कि यदि कोई चुना गया प्रतिनिधि सही से कार्य न कर रहा हो तो उसको वापस बुलाया जा सकता है। और जनमत संग्रह का मतलब है कि कोई भी कार्य करने से पहले जनमत संग्रह कराया जाए। जैसे अभी आपने सुना होगा कुछ दिन पहले या कुछ साल पहले स्विट्जरलैंड में एक विचार आया था यूबीआई का, यूनिवर्सल बेसिक इनकम। स्विट्जरलैंड की सरकार चाहती थी कि वो अपने प्रत्येक नागरिक को एक यूबीआई, यूनिवर्सल बेसिक इनकम प्रदान करे। यूनिवर्सल बेसिक इनकम का एक विचार यहाँ से आता है कि हर नागरिक को एक निश्चित धनराशि हर माह या वार्षिक दे देनी चाहिए, बिना किसी कार्य के और बिना किसी भेद के। इसीलिए इसका नाम है सार्वभौमिक बुनियादी आय। हिंदी में अगर इस शब्द को हम लिखेंगे तो लिखेंगे सार्वभौमिक बुनियादी आय या यूनिवर्सल बेसिक इनकम। तो यूनिवर्सल बेसिक इनकम का विचार स्विट्जरलैंड में आया और स्विट्जरलैंड के नागरिकों के बीच में वो जनमत संग्रह के लिए गया कि क्या ऐसा होना चाहिए, और स्विट्जरलैंड के नागरिकों ने जनमत संग्रह में ये माना कि ऐसा नहीं होना चाहिए। तो जनमत संग्रह वहाँ पर होता है, किसी भी कानून को, किसी भी कार्य करने से पहले जनता की राय ली जाएगी। लेकिन अब कल्पना करिए, जो देश जनसंख्या के लिहाज से बहुत बड़े हैं और बहुत विविधतापूर्ण हैं, जिनका क्षेत्रफल बहुत ज़्यादा है, यदि वहाँ पे हर बात पे जनमत संग्रह कराया जाए तो ये बहुत खर्चीली प्रक्रिया हो जाएगी। अगर हर बार जनता से सब कुछ पूछा जाए तो खर्चीली प्रक्रिया हो जाएगी। प्रत्यावाहन अगर कर दिया जाए तो हमेशा अस्थिरता बनी रहेगी। आप सोचिए कि भारत में राइट टू रिकॉल लागू हो जाए और राइट टू रिकॉल का प्रयोग पूरे साल राजनीतिक दांव पेंच के तौर पे होता रहे। कोई सांसद, कोई विधायक, कोई प्रधान, कोई पंचायत प्रतिनिधि या कोई नगर पालिका का प्रतिनिधि चुना जाए, फिर उसका रिकॉल हो जाए, फिर चुना जाए, तो ये बहुत ही जटिल प्रणाली हो जाएगी। और ख़ास करके जिन देशों में लोकतंत्र परिपक्व नहीं हुआ है, वो बड़े देश हैं, वहाँ पर प्रत्यक्ष लोकतंत्र संभव नहीं है। तो बहुत अच्छा विचार, लेकिन ये बड़े देशों में संभव नहीं है। तो बड़े देशों में प्रत्यक्ष लोकतंत्र सफल नहीं हो सकता, तो बाद में फिर दूसरे प्रकार का लोकतंत्र विकसित हुआ जिसको क्या कहते हैं, प्रतिनिधि लोकतंत्र। पहले लोकतंत्र का रूढ़ अर्थ ही लिया जाता था कि जनता जहाँ सीधे प्रतिभाग करे। तो जैसे कभी आप मुख्य परीक्षा आदि लिखिए तो परिपृच्छा है, रेफरेंडम है, इनिशिएटिव है, राइट टू रिकॉल है और आपका जो जनमत संग्रह है, इन चीज़ों को आप ध्यान रखिए, ये आपके काम के हैं। वैसे भी क्वेश्चन हो सकता है कि निम्न में से कौन सा प्रत्यक्ष लोकतंत्र का आधार है, नहीं है। प्रत्यक्ष लोकतंत्र के 4 प्रमुख आधार हैं, प्रत्यावाहन, परिपृच्छा, पहल और जनमत संग्रह। यहाँ पे जनता अपने प्रतिनिधि को वापस बुला सकती है, राइट टू रिकॉल कर सकती है, जनता किसी कार्य की पहल कर सकती है, जनता से ही जनमत संग्रह करके किसी कार्य के औचित्य पर राय ली जाती। जनमत संग्रह का मतलब है कि वो मामला, जन मतलब लोग यानी जनता, मत का मतलब उनकी राय और उसका संग्रह। तो जनमत संग्रह ये प्रत्यक्ष लोकतंत्र है। विश्व में अगर कभी पूछ ले तो स्विट्जरलैंड को प्रत्यक्ष लोकतंत्र का घर कहते हैं। ये मेरी समस्या आप समझ गए होंगे। अब दूसरे चरण में आता है कौन सा लोकतंत्र, प्रतिनिधि लोकतंत्र। देखिए, मैंने बताया कि प्रत्यक्ष लोकतंत्र की अपनी एक सीमा है। प्रत्यक्ष लोकतंत्र
हमेशा सफल नहीं हो सकता। खास करके बड़े देशों में इसको क्रियान्वित करना बहुत ही कठिन है। और वर्तमान में अगर आप देखेंगे तो दुनिया में बड़े देश हैं, जैसे प्रत्यक्ष लोकतंत्र शुरुआती समय में चर्चा में रहा। पहले जैसे छोटे छोटे राज्य होते थे, उनकी जनसंख्या बहुत कम होती थी। प्लेटो अरस्तु को, अगर आप प्लेटो को, रूसो आदि को पढ़ेंगे तो वो अपने हिसाब से जनसंख्या को 5000 10,000 पर सीमित करने के पक्ष में थे। उस समय के हिसाब से उतनी जनसंख्या बहुत पर्याप्त थी। तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र हो सकता है, संभव हो जाए। जैसे सुकरात लोकतंत्र का विरोधी था। सुकरात के समय में क्या होता था कि पर्ची सिस्टम से प्रतिनिधि चुना जाता था। जो लोग नागरिक कहलाते थे उन सभी की एक पर्ची डाल दी जाती थी, और जो जिसकी पर्ची निकल आती थी वही प्रमुख हो जाता था या देश का प्रमुख हो जाता था। सुकरात ने उस व्यवस्था का विरोध किया था। तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र थोड़ा सा जैसे नकारात्मक अर्थ अगर आप लेंगे तो उसमें प्रत्यक्ष लोकतंत्र ही आएगा। लेकिन जैसे जैसे समय आगे बढ़ा तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र की जगह प्रतिनिधि लोकतंत्र चर्चा में आया। प्रतिनिधि लोकतंत्र का सरल मतलब ये है कि हम इस व्यवस्था में अपने चुने गए प्रतिनिधियों के माध्यम से शासन करते हैं। जैसे एक गांव में 1000 लोग हैं या 18 साल से ऊपर के 1000 लोग हैं, तो उनको मिलकर के बनेगी ग्राम सभा, और ग्राम सभा अपने प्रतिनिधियों को चुनेगी, ग्राम प्रधान को और अन्य सदस्यों को चुनेगी, उनसे मिलकर के बनेगी ग्राम पंचायत। तो ग्राम सभा या जो 1000 लोग वहाँ पर होंगे, तो वो 1000 लोग जो हैं उन्होंने अपना एक प्रतिनिधि चुना, एक प्रधान चुना, और वो प्रधान रिप्रेजेंट करेगा जाकर के जहाँ पर भी आगे व्यवस्था होगी, ब्लॉक में अन्य जगह पर, उस गांव को। तो वो उस गांव का क्या हुआ, प्रतिनिधि हुआ। तो प्रतिनिधि लोकतंत्र इसलिए आया कि सब लोग तो शासन नहीं कर सकते हैं, इसलिए हम क्या करेंगे कि हम प्रतिनिधि लोकतंत्र को जो है अपनाते हैं। और इसी प्रतिनिधि लोकतंत्र ने चुनाव व्यवस्था को जन्म दिया। ये चुनाव व्यवस्था तो लोकतंत्र का आधार ही है कि चुनाव कैसे किया जाए, उस पर भी बात करेंगे। प्रत्यक्ष लोकतंत्र में भी चुनाव होते हैं, लेकिन शुरुआती समय में वहाँ चुनाव न होकर के, जैसे मैंने बताया कि सुकरात के ज़माने में एथेंस में पर्ची सिस्टम चलता था। तो प्रतिनिधि लोकतंत्र समझ गए होंगे मेरी समझ से। जैसे हम लोकसभा सदस्य चुनते हैं, विधानसभा सदस्य चुनते हैं, फिर वो जाकर के हमको रिप्रेजेंट करते हैं कहाँ पर। जैसे हमारे क्षेत्र का लोकसभा सदस्य हमारे पूरे क्षेत्र को संसद में, यानी कि दिल्ली में जाकर के संसद में, पार्लियामेंट में हमें रिप्रेजेंट करता है। वैसे ही विधानमंडल का एक सदस्य अपने क्षेत्र को विधानसभा में रिप्रेजेंट करता है। तो ये प्रतिनिधि लोकतंत्र है। और प्रतिनिधि लोकतंत्र के पूरे विश्व में 2 रूप प्रचलित हैं। एक जिसको हम कहते हैं संसदीय शासन प्रणाली, और एक जिसको हम कहते हैं अध्यक्षीय शासन प्रणाली। ये आपको ध्यान रखना है। यानी कि प्रतिनिधि लोकतंत्र के 2 प्रमुख शासन रूप हैं पूरे विश्व में जो प्रचलित हैं। एक संसदीय शासन प्रणाली है और एक अध्यक्षीय शासन प्रणाली है। संसदीय शासन प्रणाली का जो उदाहरण है, या सबसे पुराना उदाहरण है, जो मॉडल है, वो है ब्रिटेन, जिसको आप वेस्टमिंस्टर प्रणाली के नाम से भी जानते हैं, कैबिनेट प्रणाली के नाम से भी जानते हैं। तो ब्रिटेन इसका एक क्लासिक उदाहरण है। और अध्यक्षीय शासन प्रणाली का उदाहरण है अमेरिका। अमेरिका ने अध्यक्षीय शासन प्रणाली को अपनाया है। अब इन दोनों व्यवस्थाओं में मूलभूत अंतर क्या है और भारत ने ये व्यवस्था क्यों अपनाई है? देखिए, अध्यक्षीय शासन प्रणाली में क्या होता है कि एक अध्यक्ष होता है जो प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा चुना जाता है। अमेरिका को अगर देखेंगे तो वहाँ पे अगर रूढ़ अर्थ में देखेंगे तो राष्ट्रपति अप्रत्यक्ष रूप से, लेकिन वास्तविक तौर पे प्रत्यक्ष रूप से ही चुना जाता है। तो अमेरिका में अध्यक्षीय शासन प्रणाली है। इसके अलावा अन्य कई देशों में भी ये प्रणाली पाई जाती है। अध्यक्षीय शासन प्रणाली में क्या है कि वहाँ पे एक राष्ट्र प्रमुख होता है जो वास्तविक प्रमुख होता है, और संसदीय शासन प्रणाली में नाम मात्र का प्रमुख और वास्तविक प्रमुख के बीच भेद होता है। दूसरी एक इसमें चीज़ ये होती है कि अध्यक्षीय शासन प्रणाली शक्तियों के पृथक्करण पर आधारित है और ये शक्तियों के संतुलन पर आधारित है। अंतर मैं अभी आपको बता दूंगा। तो सबसे पहले संसदीय शासन प्रणाली कहाँ पर है? ब्रिटेन में है। और अध्यक्षीय शासन प्रणाली कहाँ पर है? अमेरिका में है। ये 2 शासन प्रणालियाँ पहले आप समझ लीजिए कि ये हैं क्या, और भारत ने कौन सी शासन प्रणाली अपनाई है। तो ये तो आप बिल्कुल जानते हैं कि भारत ने संसदीय शासन प्रणाली अपनाई है, अध्यक्षीय शासन प्रणाली हमने नहीं अपनाई है। हालांकि आज़ादी के बाद या आज़ादी के समय कुछ लोगों का यही मानना था कि संसदीय शासन भारत में सफल नहीं होगा, या लोकतंत्र भी कुछ लोग कह रहे थे सफल नहीं होगा। उनका मानना था कि भारत को यदि एक अक्षुण्ण रखना है, एक रखना है, तो कोई निरंकुश टाइप का शासन ही जो है यहाँ पे प्रभावी हो सकता है।
जैसे एक विचारक थे पश्चिमी जगत के, उनका मानना था कि भारत में इतनी विविधता है, भारत कोई एक देश है ही नहीं, आज़ादी के बाद ये टूट जाएगा। जबकि इसके विपरीत भारत ने अभूतपूर्व राष्ट्रीय एकता अखंडता का प्रदर्शन किया है। तो अध्यक्षीय शासन प्रणाली पर भी बात हुई थी, लेकिन अंत में संसदीय स्वरूप को ज़्यादा बेहतर मानते हुए हमारे संविधान निर्माताओं ने संसदीय स्वरूप को ही अपनाया है। अध्यक्षीय शासन प्रणाली अपनाने के पीछे या ना अपनाने के पीछे कई सारे तर्क थे। जैसे इसमें एक अध्यक्ष होता है जो सारी शासन प्रणाली की शक्तियाँ एक हाथ में रख लेता है। यानी कि जैसे अमेरिका में क्या है कि जो राष्ट्रपति है, महाभियोग प्रक्रिया को यदि छोड़ दिया जाए, उसको हटाने की जो प्रक्रिया है, उसके अलावा वो कार्यपालिका पर एक प्रकार से असीमित अधिकार रखता है। यह सारी कार्यपालिका का स्रोत वही है। तो भारत में नियंत्रण और संतुलन का सिद्धांत अपनाया गया और एक सत्ता को बहुत ज़्यादा अधिकार न दे करके नियंत्रण संतुलन को अपनाया गया है। इसको मैं समझाने का आपको प्रयास करता हूँ। देखिए, जो संसदीय शासन प्रणाली होती है, यहाँ पर आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि वही सरकार के जो 3 अंग हैं उनको दिमाग में आप रखिए। पहला अंग कार्यपालिका, और उसके बाद फिर विधायिका, और फिर न्यायपालिका। ये 3 अंग आपको हमेशा ध्यान रखने हैं, आपके बहुत काम आने वाले हैं। तो संसदीय शासन में क्या होता है, ध्यान रखना, संसदीय शासन में नियंत्रण एवं संतुलन का सिद्धांत होता है। यह नियंत्रण और संतुलन के सिद्धांत के आधार पर कार्य होता है। एक चीज़ मैंने आपको डिस्कशन करते हुए एक बार बताई थी, आपको शायद याद होगा कि निरंकुश शासन में क्या होता है कि सारी शक्तियाँ एक ही व्यक्ति में या एक ही संस्था में केंद्रित होती हैं, जबकि वर्तमान शासन प्रणालियाँ यही मानती हैं कि सत्ता का एक ही मतलब सत्ता का या शक्ति का एक ही स्रोत में निहित होना ठीक नहीं है। तो इसीलिए सत्ता के 3 अंग बताए गए, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। तो मैंने बताया था कि प्राचीन समय में जब राजा होते थे, तो अगर आप मध्यकाल के भारत को पढ़ेंगे तो वहाँ पे राजा न्यायपालिका का भी सबसे बड़ा पद होता था, वही कानून का सबसे बड़ा पद होता था और वही कार्यपालिका का भी प्रमुख होता था। तो एक ही राजा में सारी शक्तियाँ होती थी, इसीलिए हम क्या कहते हैं कि वो निरंकुश राजा होते थे। वर्तमान लोकतांत्रिक प्रणाली में इस चीज़ से बचाव किया जाता है और शक्तियों का विभाजन 3 अंगों में उचित तरीके से किया जाता है। अब यहाँ पे 2 प्रणालियाँ हैं, नियंत्रण और संतुलन। देखिए, नियंत्रण और संतुलन प्रणाली में खास करके कोशिश ये की जाती है कि जो कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका हैं वो एक दूसरे से स्वतंत्र भी रहें और एक दूसरे पर नियंत्रण भी रखें। जैसे भारतीय परिप्रेक्ष्य की यदि हम बात करें तो भारत में कार्यपालिका और विधायिका दोनों अंतर संबंधित हैं। कैसे? सरल भाषा में समझिए। जैसे हमारे यहाँ विधायिका कौन है? संसद है। और संसद में कौन आता है? लोकसभा और राज्यसभा। और मंत्री, प्रधानमंत्री, ये क्या है? कार्यपालिका है। तो मंत्री और प्रधानमंत्री संसद के भी सदस्य होते हैं, या तो वो लोकसभा के सदस्य होंगे या राज्यसभा के सदस्य होंगे। अब संसद कितने अंगों से मिलकर के बनती है? आप जानते हैं कि संसद के 3 अंग होते हैं। एक होता है राष्ट्रपति, एक होती है लोकसभा और एक होती है राज्यसभा। यानी कि जो भारतीय संसद है वो 3 अंगों से मिलकर के बनी है। उसमें एक है राज्यसभा, एक लोकसभा और राष्ट्रपति है। अब राष्ट्रपति संसद का भी अभिन्न अंग है, यानी विधायिका का भी अंग है, और वो कार्यपालिका का अध्यक्ष भी है। एक मंत्री या प्रधानमंत्री वो संसद का सदस्य भी, यानी विधायिका का भी सदस्य है, और जब वो मंत्री के तौर पे, कैबिनेट मंत्री के तौर पे, प्रधानमंत्री के तौर पे कार्य करता है तो वो कार्यपालिका का भी सदस्य है। यानी हमारे यहाँ जो है नियंत्रण संतुलन में कार्यपालिका और विधायिका अंतर संबंधित है, एक दूसरे से अभिन्न रूप से जुड़ी हुई हैं। अब देखिए, अगर कोई भी सरकार है, या जिसको आप साधारण अर्थों में सरकार समझते हैं, सरकार का मतलब मंत्रिमंडल जिसका है, जिसने सत्ता प्राप्त की है, तो कोई भी मंत्रिमंडल तब तक टिका रहेगा जब तक कि उसको लोकसभा में बहुमत प्राप्त है या लोकसभा में विश्वास प्राप्त है। तो अगर हम इसको देखेंगे ढंग से तो कार्यपालिका एक प्रकार से विधायिका के प्रति उत्तरदायी है। अगर कोई सरकार बजट रखती है तब भी उसे संसद में रखना पड़ेगा, यदि कोई वो संशोधन करती है तब भी उसे संसद में जाना पड़ेगा। तो कार्यपालिका को विधायिका के प्रति जवाबदेह बनाया गया है। अब न्यायपालिका क्या करती है? वो विधायिका द्वारा बनाए गए सभी कानूनों की जांच करती है, संविधान की संरक्षा करता है न्यायपालिका, और साथ ही साथ कार्यपालिका को भी समय समय पर वो निर्देश देता रहता है। तो कई बार टकराव भी होता है कार्यपालिका और न्यायपालिका में। तो भारत ने क्या किया है? भारत ने नियंत्रण और संतुलन का सिद्धांत अपनाया है, यानी कि 3 अंगों में नियंत्रण संतुलन की व्यवस्था अपनाई गई है।
और हमने अपनी जो संसदीय शासन प्रणाली है वो कहाँ से ली है? ब्रिटेन से ली है। लेकिन यहाँ पर ध्यान रखना है कि ब्रिटेन की संसदीय शासन प्रणाली में और भारत की संसदीय शासन प्रणाली में कुछ मूलभूत अंतर हैं। जैसे ब्रिटेन की जो शासन प्रणाली है वो राजा या रानी जो भी वहाँ पे हो पहला अंग वहाँ पे होता है, यानी राजा और रानी वहाँ पे अनिवार्य रूप से ब्रिटेन की संसद का अंग है, यानी जो ब्रिटेन की संसद है। और उसके बाद वहाँ पे जो दूसरे और तीसरे अंग हैं तो उनको आप कह सकते हैं कि हाउस ऑफ लॉर्ड्स, यानी कि वहाँ का जो उच्च सदन है वो हाउस ऑफ लॉर्ड्स है। और दूसरा वहाँ का जो हाउस है उसको कहते हैं हाउस ऑफ कॉमन्स या हाउस ऑफ कॉमन्स, यानी कि आम लोगों का जो सदन है। यानी कि जो ब्रिटेन की संसद है वो वहाँ पर राजा रानी, हाउस ऑफ लॉर्ड्स और हाउस ऑफ कॉमन्स से मिलकर के बनती है। और भारत की संसद भी आपने क्या जाना कि राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा से मिलकर के बनती है। तो भारत की संसद और ब्रिटेन की संसद में मूलभूत अंतर क्या है, इसको आप जरूर ध्यान रखेंगे। भारत में निर्वाचित राष्ट्रपति के सिद्धांत को अपनाया गया है, इसीलिए भारत एक गणतंत्र है। भारत में निर्वाचित राष्ट्र प्रमुख के विचार को अपनाया गया है, इसीलिए भारत एक गणतंत्र है। और दूसरा यहाँ पर ध्यान रखना है कि ब्रिटेन में क्या है, आनुवांशिक राजा अथवा रानी है। हालांकि कुछ लोग ये मानते हैं कि भारत का राष्ट्रपति और ब्रिटेन का राजा अधिकार और शक्तियों में समान है, लेकिन प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद इसको नहीं मानते थे। इसीलिए बाद में संविधान में संशोधन करना पड़ा था कि राष्ट्रपति मंत्रिमंडल की सलाह के अधीन ही कार्य करेगा। हालांकि 44वें संशोधन द्वारा एक चीज़ जोड़ दी गई है कि एक बार वो पुनर्विचार के लिए किसी विधेयक को या किसी विचार को लौटा सकता है, वो बशर्ते धन विधेयक ना हो या कुछ चीज़ों में पूर्व अनुमति देनी होती है वो ना हो। तो कुल मिलाकर के कुछ लोग मानते हैं, लेकिन भारत का जो राष्ट्रपति है वो ब्रिटेन के राजा से इस आधार पे तो भिन्न है, ये है कि भारत के राष्ट्रपति का चुनाव होता है, जबकि ब्रिटेन में राजा या रानी क्या होते हैं, वो आनुवंशिक होते हैं। जैसे ब्रिटेन के राजा के बारे में भी कहा जाता है कि राजा कभी गलत नहीं करता है, किंग जो होता है वो कभी कोई गलत काम नहीं करता है। भारत के राष्ट्रपति के बारे में ऐसा नहीं है। भारत के राष्ट्रपति को संविधान के अतिक्रमण के आधार पर महाभियोग द्वारा हटाया जा सकता है। ध्यान रखना, ब्रिटेन में क्या सिद्धांत प्रचलित है कि राजा कभी गलत नहीं करता है, लेकिन भारत के राष्ट्रपति के संदर्भ में ऐसा नहीं है। यहाँ पे एक कल्पना की गई है कि यदि वो संविधान का अतिक्रमण करता है तो उसे महाभियोग द्वारा हटाया जा सकता है। तो अगर आप बहुत ध्यान से देखेंगे तो दोनों की शासन प्रणाली में कुछ अंतर है। एक चीज़ और है, ब्रिटेन में संसदीय सर्वोच्चता है, ब्रिटेन में संसद सर्वोच्च है, वो जो चाहे वो कर सकती है, जबकि भारत में नियंत्रण संतुलन का सिद्धांत है। यहाँ पे संसद को अपने अधिकार दिए गए हैं, लेकिन संसद के कार्यों या उसके द्वारा बनाए गए विधानों की समीक्षा न्यायपालिका कर सकता है। तो यहाँ पे अलग व्यवस्था है, ब्रिटेन की थोड़ी सी अलग व्यवस्था है। तो ये तो संसदीय शासन प्रणाली की कुछ बातें हुई कि संसदीय शासन प्रणाली क्या है। और भारत ने जो संसदीय शासन प्रणाली अपनाई है, जो विश्व में कहीं पर भी संसदीय शासन प्रणाली अपनाई जाती है, उसमें एक चीज़ और होती है। संसदीय शासन प्रणाली में एक होता है नाम मात्र का प्रमुख और एक होता है वास्तविक प्रमुख। तो संसदीय शासन प्रणाली में नाम मात्र का प्रमुख कौन है, राष्ट्रपति या ब्रिटेन के संदर्भ में राजा अथवा रानी, जबकि वास्तविक प्रमुख होता है प्रधानमंत्री और उसका कैबिनेट। और संसदीय शासन प्रणाली को इसीलिए उत्तरदायी सरकार भी कहते हैं, कैबिनेट सरकार भी कहते हैं, कैबिनेट प्रणाली भी कहते हैं, उत्तरदायी प्रणाली भी कहते हैं। इसमें क्यों? क्योंकि इसमें कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी है। कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी है, मतलब जो भी कार्य आप करेंगे संसद में आपको कहीं न कहीं जा करके बताना पड़ेगा। आप चाहे बजट रखिए, अपना बहुमत रखिए, संसद में रखना पड़ेगा। तो यहाँ पे उत्तरदायित्व के सिद्धांत को अपनाया गया है। तो इसीलिए आप ध्यान रखना, कुछ शब्द कभी कभी आपको मिलेंगे, जैसे एक शब्द मिलता है संसदीय प्रणाली। संसदीय प्रणाली को कुछ विद्वान उत्तरदायी प्रणाली भी या उत्तरदायी शासन भी कहते हैं, और कुछ लोग तो इसके लिए कैबिनेट प्रणाली शब्द का प्रयोग करते हैं। कैबिनेट प्रणाली इसलिए प्रयोग करते हैं कि इसमें कैबिनेट ही सर्वोच्च संस्था होती है। तो संसदीय प्रणाली की कुछ आधारभूत चीज़ें हैं यहाँ पे, जैसे दोहरी प्रणाली होती है, जबकि अध्यक्षीय शासन प्रणाली में क्या होता है। अध्यक्षीय शासन प्रणाली किस पर आधारित है, इसको ध्यान से सुनना। अध्यक्षीय शासन प्रणाली एक बहुत प्रसिद्ध विचारक थे मॉन्टेस्क्यू, और मॉन्टेस्क्यू की एक पुस्तक थी द स्पिरिट ऑफ लॉज, द स्पिरिट ऑफ लॉज। ध्यान रखना, ये महत्वपूर्ण पुस्तक है, आपके काम आ सकती है।
तो अध्यक्षीय शासन प्रणाली में क्या होता है कि मॉन्टेस्क्यू की एक पुस्तक थी जिसको कहते हैं द स्पिरिट ऑफ लॉज, और द स्पिरिट ऑफ लॉज नामक पुस्तक में मॉन्टेस्क्यू ने एक सिद्धांत दिया था और उस सिद्धांत को कहते हैं शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत। शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत, ध्यान रखना जब भी आपसे क्वेश्चन एग्जाम में कभी आए कि अध्यक्षीय शासन प्रणाली किस सिद्धांत पर आधारित है, तो मॉन्टेस्क्यू द्वारा एक सिद्धांत दिया गया था शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत। देखिए निरंकुश तंत्र में मैंने बताया कि तीनों शक्तियां एक ही हाथ में होती हैं, लेकिन वहाँ पे क्या होता है, शासन बहुत ही निरंकुश हो जाता है, अत्याचारी हो जाता है। तो विचारकों के मध्य एक ये चर्चा थी कि कैसे इससे बचा जाए। तो मॉन्टेस्क्यू ने एक पुस्तक लिखी द स्पिरिट ऑफ लॉज, और उस पुस्तक में उसने बताया कि शक्तियों का पृथक्करण होना चाहिए। और अमेरिका जब स्वतंत्र हुआ तो उस समय मॉन्टेस्क्यू के विचारों को अपनाते हुए उसने ये सिद्धांत अपनाया। शक्तियों के पृथक्करण सिद्धांत में क्या होता है कि कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका, ये तीनों पृथक पृथक रह करके अपने अधिकारों का प्रयोग करते हैं। जैसे अमेरिका में कार्यपालिका का सर्वोच्च प्रमुख राष्ट्रपति है, वो अपना मंत्रिमंडल किसी भी तरीके से चुन सकता है। जैसे भारत में मंत्रिमंडल का चुनाव या मंत्रिमंडल के सदस्यों का चुनाव लोकसभा अथवा राज्यसभा से ही होगा। वो अलग बात है कि कोई व्यक्ति मंत्रिमंडल का सदस्य हो सकता है, मंत्रिपरिषद का सदस्य हो सकता है, यदि वो किसी भी सदन का सदस्य नहीं है तो 6 महीने तक उसको ये छूट मिलती है। लेकिन फिर भी यहाँ पर मंत्रिपरिषद का सदस्य बनने के लिए, मंत्रिमंडल का सदस्य बनने के लिए आपको क्या होना होगा, राज्यसभा या लोकसभा में से किसी एक का सदस्य होना होगा। जबकि अमेरिका का राष्ट्रपति अपनी कार्यपालिका का चुनाव स्वतंत्र ढंग से कर सकता है। उसको अपनी कार्यपालिका का चुनाव करते समय सीनेट की सदस्यता या अन्य कोई सदस्यता का कोई सिद्धांत वहाँ पे नहीं अपनाना पड़ता है। वो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव या सीनेट की सदस्यता की बाध्यता से मुक्त है। यानी वहाँ पे राष्ट्रपति कार्यपालिका का पूरा प्रयोग करता है, विधायिका अपना पूरा काम करती है और साथ ही साथ न्यायपालिका अपने हिसाब से काम करती है। अमेरिका और भारत दोनों में मैंने समझाया था कि न्यायिक पुनरावलोकन का सिद्धांत अपनाया गया है। जैसे अमेरिका में, जैसे भारत में क्या है कि भारत में राष्ट्रपति संसद की बैठक बुलाता है और लोकसभा को भंग भी कर सकता है। अमेरिका का राष्ट्रपति सीनेट को या एचआर को, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव को भंग नहीं कर सकता, और उसके अलावा उसको संसद में बहुमत की भी जरूरत नहीं पड़ती है। विशेष परिस्थितियों में उसके ऊपर वहाँ की कांग्रेस महाभियोग ला सकती है। इसके अलावा राष्ट्रपति और विधायिका का कोई भी बहुत ज़्यादा संबंध नहीं होता है। हालांकि कुछ मामलों में विधायिका की सहमति आवश्यक होती है, लेकिन वहाँ पर शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत को अपनाया गया है। यानी संसदीय शासन में जो होता है नाम मात्र का प्रमुख, वास्तविक प्रमुख, ऐसी चीज़ यहाँ पर नहीं है। यहाँ पे अध्यक्षीय शासन प्रणाली, प्रशासन का एक अध्यक्ष होता है, वही कार्यपालिका की समस्त शक्तियों का प्रयोग करता है। तो दोनों में मूलभूत अंतर भी मैंने यहाँ पे डिस्कस किया आपको। जैसे यहाँ पे दोहरी कार्यपालिका है, वहाँ पे गहरी कार्यपालिका है। यहाँ पे शक्तियों के नियंत्रण संतुलन का सिद्धांत है, यहाँ पे पृथक्करण का सिद्धांत है। यहाँ पे मंत्रिमंडल के सदस्यों का संसद का सदस्य होना आवश्यक है, यहाँ पे ऐसा नहीं है। अध्यक्षीय शासन प्रणाली में ऐसा नहीं है। अध्यक्षीय शासन प्रणाली में कार्यपालिका विधायिका के प्रति जवाबदेह नहीं है, जबकि संसदीय प्रणाली में कार्यपालिका विधायिका के प्रति जवाबदेह है। तो ये दो लोकप्रिय प्रणालियाँ पूरे विश्व में प्रचलित हैं। तो भारत ने संसदीय प्रणाली अपनाई और संसदीय प्रणाली के साथ साथ उसने ब्रिटेन के आनुवंशिक राजा के स्थान पे गणतंत्र को अपनाते हुए राष्ट्रपति को निर्वाचित रखा। हालांकि राष्ट्रपति का जो निर्वाचन है वो अप्रत्यक्ष रखा गया, प्रत्यक्ष नहीं रखा गया। तो ये बातें मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि इनको आप स्पष्ट समझ जाएं, ताकि राष्ट्रपति पढ़ते समय शासन प्रणाली और शब्द जो हैं उनको आप बेहतर समझ सकें। तो ये मेरी समस्या आप समझ गए होंगे कि लोकतंत्र क्या है, लोकतंत्र में प्रत्यक्ष लोकतंत्र क्या है, फिर अप्रत्यक्ष या रिप्रेजेंटेटिव सिस्टम जो है प्रतिनिधि लोकतंत्र क्या है, और प्रतिनिधि लोकतंत्र के दो रूप आप जाने, एक अध्यक्षीय शासन प्रणाली और एक संसदीय शासन प्रणाली। तो ये मेरी समस्या आप समझ गए होंगे। ये समझ पूरे संविधान की समझ के बनाने के लिए आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप सरकार के तीनों अंग, शासन प्रणाली, भारत की शासन प्रणाली, अमेरिकन शासन प्रणाली से कैसे हम भिन्न हैं, अध्यक्षीय प्रणाली और संसदीय प्रणाली में क्या अंतर होते हैं, गुण दोष भी होते हैं। जैसे अध्यक्षीय शासन प्रणाली में स्थिरता ज़्यादा होती है, इसमें निर्णय लेने में एकरूपता होती है, लेकिन इसमें निरंकुशता भी आ सकती है। संसदीय शासन प्रणाली में उत्तरदायित्व के सिद्धांत को अपनाया गया है, लेकिन बहुमत के कारण कई बार गठबंधन आ जाता है और काफ़ी ढीले ढाले निर्णय होते हैं। लोकसभा के भंग होने के कारण शासन कई बार अस्थिर हो जाता है,
जैसे भारत में ही अगर आप देखेंगे तो 1989 से लेकर के और 96-97 तक अगर आप देखेंगे या 99 तक देखेंगे तो गठबंधन सरकारें रही, कई सारे प्रधानमंत्री बन गए। तो कुछ अपनी अपनी कमियां हैं, कुछ अपनी अपनी बुराइयां हैं। जब मुख्य परीक्षा के लिए पढ़ेंगे तो ये सारी चीज़ें बहुत काम आएंगी। जैसे आपसे पूछ लिया कि अध्यक्षीय शासन प्रणाली और संसदीय शासन प्रणाली में अंतर बताते हुए दोनों के गुणों दोषों पर प्रकाश डालिए, तो आपको बताना पड़ेगा। तो दोनों के अपने गुण भी हैं और दोनों के कुछ दोष भी हैं। आप इसको बहुत आराम से पढ़ेंगे तो खूब बढ़िया समझ में आएगा। मुख्य परीक्षा का बढ़िया टॉपिक है आपका, और प्रारंभिक परीक्षा में भी बहुत सारी बातें यहाँ से निकल करके आती हैं। तो शासन प्रणाली में एक अध्यक्षीय है, एक संसदीय है। तो भारत में संसदीय शासन प्रणाली अपनाने के पीछे ये भी तर्क रहा कि विविधता बहुत ज़्यादा है। अध्यक्षीय शासन प्रणाली अपनाने में दिक्कतें भी हो सकती थी और बहुत ज़्यादा विविधता, बहुत सारा विभाजन है। तो अध्यक्षीय शासन प्रणाली में या तो फिर हम 50% के मत का सिद्धांत प्रयोग करते तो वो बहुत मुश्किल हो जाता। अगर फर्स्ट पार्ट द पोस्ट सिस्टम करते तो बहुत कम वोट पा करके भी कोई अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली का अध्यक्ष बन जाता। तो संसदीय प्रणाली भारत के संदर्भ में ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि भारत की एकता, अखंडता, विविधता आदि को समाहित करती है। जैसे हमारे संसद में हर जगह के प्रतिनिधि आते हैं, मंत्रिमंडल विस्तृत होता है और संसद से ही मंत्रिमंडल का निर्माण होता है। तो भारत के हर भाग से मंत्रिमंडल का गठन होता है। तो ये कुछ अच्छाइयाँ हैं संसदीय शासन प्रणाली की। लेकिन मैंने बताया कि संसदीय शासन प्रणाली में अस्थिरता भी रहती है, गठबंधन जैसी चीज़ें आती हैं, जबकि अध्यक्षीय शासन प्रणाली में स्थिरता होती है, निर्णय लेने में एकरूपता होती है। यहाँ पे बहुमत के सिद्धांत का प्रयोग किया जाता है। तो ये प्रमुख अंतर हैं। तो अध्यक्षीय यहाँ पे समझिए आपने क्या जाना कि लोकतंत्र क्या है और दोनों शासन प्रणालियाँ क्या हैं। चलिए इसके बाद हम सब देखिए एक चीज़ और समझ लेते हैं, निर्वाचन। निर्वाचन क्यों समझ लें, इसको आप समझेंगे। देखिए अब प्रतिनिधि लोकतंत्र या अप्रत्यक्ष जो लोकतंत्र मैंने बताया, तो प्रतिनिधि लोकतंत्र की एक विशेषता है कि यहाँ पर निर्वाचन प्रणाली जरूर होगी, यानी कि निर्वाचन के सिद्धांत को यहाँ पे अपनाया जाएगा। प्रतिनिधि लोकतंत्र की ये विशेषता होती है कि निर्वाचन यानी इलेक्शन जरूर होगा। तो इलेक्शन या जो हमारी निर्वाचन प्रणालियाँ हैं, मैं उन पर बात करना चाहता हूँ कि निर्वाचन के कितने तरीके हैं या निर्वाचन कितने तरीके से हो सकता है। तो निर्वाचन प्रणाली में इसलिए आपको पढ़ा दूँ कि भारत में देखिए जनता किस तरह से चुनाव करती है, इस आधार पर निर्वाचन प्रणालियाँ होती हैं। तो 3 प्रणालियाँ पहले मैं बता दूंगा आपको। एक फर्स्ट पास्ट द पोस्ट प्रणाली है, एक आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली है और एक आपकी सूची प्रणाली है। और इसके अलावा एक प्रत्यक्ष निर्वाचन और एक अप्रत्यक्ष निर्वाचन है, उसको भी मैं बता दूंगा। तो सबसे पहले निर्वाचन प्रणालियों में हम इन 3 प्रणालियों को समझते हैं कि इनका अर्थ क्या है। एक फर्स्ट पास्ट द पोस्ट है और एक आपकी दूसरी जिसको आप कहते हैं आनुपातिक मत पद्धति, या इसको कुछ लोग कोटा प्रणाली भी कहते हैं, जिसमें कोटा आपको पाना होता है। और एक होती है सूची प्रणाली। तो लोकतंत्र को समझना है, आगे बहुत सारे सदस्यों का निर्वाचन आएगा। प्रतिनिधि लोकतंत्र में चुनाव या निर्वाचन जिसको आप कहते हैं, इलेक्शन एक महत्वपूर्ण प्रणाली है, या जो है इसके द्वारा सदस्यों का चुनाव होता है। देखिए प्रतिनिधि का मतलब क्या है, जनता के प्रतिनिधि। तो जनता के प्रतिनिधि कैसे बनेंगे, तो इसके लिए फिर लोकतंत्र में विकास हुआ चुनाव का। और चुनाव या जो निर्वाचन प्रणाली है, निर्वाचन कैसे होता है, इस आधार पर हम सब यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो देखिए एक तो होता है निर्वाचन प्रणाली में कि ये 3 प्रणालियाँ प्रचलित हैं पूरे विश्व में। एक फर्स्ट पास द पोस्ट प्रणाली, दूसरी आनुपातिक मत पद्धति और तीसरी सूची प्रणाली या लिस्ट सिस्टम जिसको आप कहते हैं। और एक इसमें और आपको जानना है कि प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली क्या होती है और अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली क्या होती है। देखिए प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष का तो सरल मतलब ये है कि जनता कैसे चुनती है। अगर जनता सीधे चुनती है तो उसको हम प्रत्यक्ष निर्वाचन कहते हैं, और दूसरा यदि जनता सीधे न चुन करके अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से चुनती है तो उसको हम अप्रत्यक्ष कहते हैं। तो सबसे पहले ये 3 प्रणालियाँ तो हमको पढ़नी ही पढ़नी हैं। हम इनको मैंने इसलिए लिख दिया ताकि आप समझ जाइए, आप नोट कर लेना और उनके मतलब समझ लेना। ये 3 प्रणालियाँ समझनी है, लेकिन उन 3 प्रणालियों को समझने से पहले हम सब इन 2 प्रणालियों को समझ लें कि प्रत्यक्ष निर्वाचन क्या होता है और अप्रत्यक्ष निर्वाचन क्या होता है। सबसे पहले इसको बता दें, क्योंकि प्रत्यक्ष निर्वाचन और अप्रत्यक्ष निर्वाचन इस आधार पर परिभाषित होता है कि जनता कैसे प्रतिनिधियों को चुनती है। सीधे चुन रही है तो डायरेक्ट है, और यदि अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से चुन रही है तो इनडायरेक्ट है। तो जैसे सबसे पहले इसमें एक है प्रत्यक्ष
निर्वाचन प्रणाली। जैसे कहीं कहीं पे आपको लिखा रहेगा, जैसे एक जगह लिखा मिलेगा कि लोकसभा के सदस्य प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा चुने जाते हैं। आप राष्ट्रपति का चुनाव पढ़ेंगे तो वहाँ पे लिखा रहेगा कि राष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा किया जाता है। तो वहाँ पे ये चीज़ें आपको समझनी पड़ेंगी। तो सबसे पहले तो आप इसको समझ लीजिए, फिर वो तीनों प्रणालियाँ आपको मैं समझाता हूँ। तो देखिए, प्रत्यक्ष शासन प्रणाली का बहुत ही सरल भाषा में सरल अर्थ है कि जहाँ पे जनता सीधे अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करे। यहाँ यानी कि इस प्रणाली में क्या होता है, जनता और चुने गए प्रतिनिधि के बीच में और कोई नहीं रहता है, कोई तीसरी सीढ़ी नहीं है। जनता सीधे जो है अपने प्रतिनिधियों का चुनाव कर लेती है। तो जहाँ पे जनता सीधे अपने प्रतिनिधियों का चुनाव कर रही हो उसको हम कहते हैं प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली। जैसे कहीं पे लिखा मिल जाए कि अमुक सदस्य जनता द्वारा प्रत्यक्ष तौर पे चुना जाता है, तो इसका मतलब यह है कि जो सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार है वहाँ पे लोग सीधे अपने मतदान का प्रयोग करते हैं और जनता द्वारा वो सदस्य चुने जाते हैं। जैसे मैं सबसे पहले बहुत छोटा उदाहरण आपको देता हूँ। जैसे मान लेते हैं एक होता है, आप जानते हैं कि गाँव में एक ग्राम प्रधान आप चुनते हैं। तो ग्राम प्रधान कैसे चुना जाता है? गाँव की या उस ग्राम सभा में जो 18 साल से ऊपर की जनता है और जिसका नाम वोटर लिस्ट में दर्ज है, यानी उस ग्राम सभा की परिभाषा में आने वाले 18 साल का हर वो व्यक्ति जो वोटर लिस्ट में या निर्वाचक नामावली में अपना नाम दर्ज रखा है या दर्ज है उसका नाम, वो सीधे प्रत्यक्ष तौर पे अपने प्रधान को चुन लेता है। तो यहाँ पे ग्राम प्रधान का चुनाव कैसा हुआ? प्रत्यक्ष हुआ। यानी कि यहाँ पे सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर ग्राम प्रधान का चुनाव हुआ। अब जैसे मैं कुछ उदाहरण के द्वारा आपको समझाता हूँ कि कौन कौन से ऐसे हमारे यहाँ प्रतिनिधि हैं जो जनता द्वारा सीधे चुने जाते हैं। जैसे लोकसभा सदस्य, आप जानते हैं कि लोकसभा सदस्य जितने भी होते हैं 543, यानी पूरे भारत में 543 निर्वाचित लोकसभा सदस्य हैं, वो जनता द्वारा चुने जाते हैं। आपने अभी देखा होगा 2019 में लोकसभा चुनाव हुआ है और बहुत सारे लोग आप वोट भी डालते हैं इसमें से। तो लोकसभा सदस्य को कौन चुनता है? सीधे जनता। और कौन सी जनता? जो 18 साल यानी वयस्क मताधिकार की परिभाषा में आती है। तो लोकसभा सदस्य का निर्वाचन कैसे होता है? प्रत्यक्ष होता है। आप संविधान पढ़ेंगे तो लिखा रहेगा कि लोकसभा सदस्यों का निर्वाचन वयस्क मताधिकार के आधार पर प्रत्यक्ष रूप से होता है। तो लोकसभा सदस्य। और फिर जैसे एक होते हैं, आप जानते हैं विधानसभा सदस्य, जिनको आप विधायक कहते हैं। वैसे विधायक तो दोनों होंगे, विधान परिषद के भी सदस्य विधायक होंगे और विधानसभा के सदस्य भी विधायक होंगे। तो विधानसभा के सदस्य, आपके क्षेत्र के विधायक, उनको भी आप प्रत्यक्ष चुनते हैं। तो जैसे ग्राम प्रधान, लोकसभा के सदस्य, विधानसभा के सदस्य। आपके गांव में एक चुनाव होता है जिसको आप कहते हैं क्षेत्र पंचायत सदस्य। इसको लोग सरल भाषा में बोलते हैं BDC। तो क्षेत्र पंचायत सदस्य का चुनाव कैसे होता है? प्रत्यक्ष तौर पे होता है। इसके अलावा प्रत्यक्ष तौर पे जो अन्य चुनाव होते हैं, एक होता है जिला पंचायत सदस्य, आप जानते हैं जिला पंचायत सदस्य, DDC जिसको आप कहते हैं। इसका चुनाव भी प्रत्यक्ष तौर पे होता है। इसके अलावा प्रत्यक्ष चुनाव में कौन कौन आते हैं? जैसे नगर पालिका के अध्यक्ष, नगर निगम के मेयर। तो आप देखिए सरल, इसके अलावा एक इसमें और जोड़ सकते हैं नगर पंचायत के जो अध्यक्ष होते हैं। तो नगर पंचायत के अध्यक्ष, नगर निगम के जो मेयर या हम आपकी नगर पालिका के अध्यक्ष, ये सब कैसे चुने जाते हैं? प्रत्यक्ष तौर पे जनता द्वारा। जैसे ग्राम प्रधान, क्षेत्र पंचायत सदस्य, जिला पंचायत सदस्य, विधानसभा के सदस्य, लोकसभा के सदस्य, नगर पालिका, नगर निगम, नगर पंचायत के अध्यक्ष और सदस्य, ये किस तरह से चुने जाते हैं? ये सीधे जनता द्वारा चुने जाते हैं। यानी यहाँ पे जनता और चुने गए व्यक्ति के बीच में कोई अन्य नहीं है, जनता सीधे चुनाव कर रही है। तो ऐसे चुनाव को हम क्या कहेंगे? प्रत्यक्ष निर्वाचन। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आगे संविधान में जब आप राष्ट्रपति पढ़ेंगे, उपराष्ट्रपति पढ़ेंगे, तो वहाँ पे अप्रत्यक्ष निर्वाचन शब्द का प्रयोग आएगा, आनुपातिक मत पद्धति का प्रयोग आएगा, एकल हस्तांतरणी का प्रयोग आएगा। तो आप कैसे सुनिश्चित होंगे वहाँ पे बताना पड़ेगा। तो इसलिए मैं यहीं पर बता दे रहा हूँ। तो प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली, मेरी समझ से आप समझ गए होंगे कि प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली क्या होती है। जहाँ पे यानी कि जनता, जहाँ पे सीधे वयस्क मताधिकार के आधार पे अपने प्रतिनिधि चुने, ऐसे निर्वाचन को हम प्रत्यक्ष निर्वाचन के नाम से जानते हैं, प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली के नाम से जानते हैं। बहुत सारे उदाहरण मैंने दिए, ग्राम प्रधान दिया,
क्षेत्र पंचायत सदस्य दिए, नगर पंचायत, नगर पालिका, नगर निगम के जो प्रमुख होते हैं उनका चुनाव, विधानसभा सदस्य का चुनाव, लोकसभा सदस्य का चुनाव, जिला पंचायत सदस्य का चुनाव, ये सभी प्रत्यक्ष तौर पे निर्वाचित होते हैं। अब अप्रत्यक्ष निर्वाचन में क्या होता है कि जनता जहाँ अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से, यानी जनता फिर उसके प्रतिनिधि और उसके बाद ये प्रतिनिधि जब किसी को और चुने, किसी अन्य को चुने, यानी जहाँ पर जनता और चुने जाने वाले के बीच में सीधा संबंध ना हो बल्कि अपने प्रतिनिधि के माध्यम से संबंध हो, उस निर्वाचन को क्या कहेंगे? अप्रत्यक्ष। यहीं से मैं जोड़ता हूँ, जैसे एक होते हैं क्षेत्र पंचायत सदस्य यानी कि बीडीसी। अब आप जानते हैं कि एक ब्लॉक में चुनाव होता है जिसको आप सब कहते हैं ब्लॉक प्रमुख। तो ब्लॉक प्रमुख का चुनाव कौन करता है? बीडीसी। अभी उत्तर प्रदेश में आपने देखा होगा एक बात चल रही थी कि ब्लॉक प्रमुख के चुनाव को प्रत्यक्ष कर दिया जाए, डायरेक्ट कर दिया जाए, सीधे जनता चुने। जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव को भी जनता द्वारा सीधे कर दिया जाए, तो यदि कर दिया जाता है तो वहाँ पे सीधा चुनाव होगा। नहीं तो अभी क्या व्यवस्था है कि जो ब्लॉक प्रमुख होता है उसको कौन चुनते हैं? ये बीडीसी लोग चुनते हैं। आप देखते हैं जब चुनाव होते हैं तो बीडीसी काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। इसी तरीके से जो जिला पंचायत अध्यक्ष होता है, जैसे आपके ज़िले में जो भी जिला पंचायत अध्यक्ष हो उसको दिमाग में रखते हुए आप सोच लीजिए कि जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव कैसे होता है। तो जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव कौन करते हैं? ये जो जिला पंचायत सदस्य होते हैं। तो ब्लॉक प्रमुख, जिला पंचायत अध्यक्ष, इसके अलावा फिर जैसे राज्यसभा के सदस्य। अब जैसे राज्यसभा के जो निर्वाचित सदस्य होते हैं उनका निर्वाचन कौन करता है? विधानसभा के सदस्य करते हैं। यानी कि विधानसभा के सदस्य किसके द्वारा चुने गए? जनता के द्वारा। और इन विधानसभा सदस्यों ने किसको चुना? राज्यसभा के सदस्यों को। तो निर्वाचन कैसा हुआ? अप्रत्यक्ष हुआ। इसके अलावा विधान परिषद के कुछ सदस्य भी विधानसभा सदस्यों द्वारा चुने जाते हैं। आप आगे पढ़ेंगे तो विधान परिषद के जो सदस्य विधानसभा सदस्यों द्वारा चुने जाते हैं वो भी अप्रत्यक्ष हो जाएंगे। इसके अलावा अप्रत्यक्ष चुनाव में राष्ट्रपति का चुनाव आता है। जैसे आप अभी राष्ट्रपति ही पढ़ेंगे, हमारा जो टॉपिक होगा इसके बाद राष्ट्रपति ही होगा, तो वहाँ पे साफ साफ लिखा है कि राष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होता है, जनता द्वारा प्रत्यक्ष तौर पे होता है। तो राष्ट्रपति को सीधे जनता नहीं चुनती है बल्कि लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य चुनते हैं। इसके बाद फिर जैसे उपराष्ट्रपति का चुनाव भी इसी तरीके से होता है। तो इधर जितने आपने देखे हैं वो सब कैसे चुनाव हैं? अप्रत्यक्ष निर्वाचन है वहाँ पे। और यहाँ पे कैसा निर्वाचन है? प्रत्यक्ष। मेरी समझ से आप समझ गए होंगे। इससे सरल भाषा में और क्या समझाया जाए आपको? ये बिल्कुल सरल भाषा में है कि कैसे आप प्रत्यक्ष निर्वाचन को समझेंगे, कैसे आप अप्रत्यक्ष निर्वाचन को समझेंगे। तो जनता जहाँ सीधे अपने प्रतिनिधि चुन ले वो कौन सा निर्वाचन हुआ? प्रत्यक्ष, उदाहरण सहित। और जनता जहाँ अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से किसी अन्य प्रतिनिधि का चुनाव करे वो निर्वाचन कैसा हुआ? अप्रत्यक्ष। उदाहरण आपके सामने है, इनको आप देख लेंगे, लिख लेंगे, समझ लेंगे। तो ये तो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष निर्वाचन का विचार हुआ कि प्रत्यक्ष निर्वाचन क्या होता है और अप्रत्यक्ष निर्वाचन क्या होता है। अब जो 3 प्रणालियाँ हम लोगों ने लिखी थी उनको डिस्कस कर लेते हैं। तो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली को समझने के बाद अब हम सब एक और प्रणाली समझ लेते हैं। इस प्रणाली में ये तय होता है कि जो वोटिंग होगी उसके बाद फिर जो व्यक्ति या जो सदस्य निर्वाचित होगा वो किस प्रणाली से होगा। तो इसमें 3 प्रणालियाँ बहुत प्रचलित हैं। एक प्रणाली है फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम। ये सबसे लोकप्रिय और सबसे सरल प्रणाली मानी जाती है और ख़ास करके बड़े देशों में ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम का सरल मतलब है कि अधिकतम मत पाने वाले को विजेता घोषित कर दिया जाता है। यानी इस प्रणाली में अधिकतम मत प्राप्त करने वाला विजेता हो जाता है या अधिकतम मत प्राप्त करने वाला व्यक्ति निर्वाचित हो जाता है। फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम मतलब 100 वोट पड़े, अब उसमें चाहे 10 लोग निर्वाचन के लिए खड़े हुए हैं चुनाव में, या जिनको आप कहते हैं कि वो चुनाव लड़ रहे हैं, चाहे 15 लोग हैं चाहे 100 लोग हैं, जितने लोग हों उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। जितने टोटल वोट हैं, जितने वैध मत पड़े, तो अधिकतम मत प्राप्त करने वाला इसमें निर्वाचित हो जाता है, अधिकतम वैध मत प्राप्त करने वाला निर्वाचित हो जाता है, ऐसा आप कह सकते हैं। जैसे भारत में जितने भी, ध्यान रखना, भारत में जितने भी प्रत्यक्ष निर्वाचन अभी जो मैंने आपको बताए हैं, भारत में जितने भी प्रत्यक्ष निर्वाचन हैं उसमें यही प्रणाली है। जैसे आप जानते हैं कि जैसे मान लेते हैं कि एक लोकसभा सदस्य को ले लें,
तो एक लोकसभा सदस्य कैसे चुना जाता है? जिस लोकसभा क्षेत्र से वो चुनाव लड़ रहा है उस लोकसभा में जितने वोट पड़े, उस लोकसभा क्षेत्र में जितने वैध वोट पड़े, उनमें से जो सबसे ज़्यादा वोट पा जाएगा वो चुनाव जीत जाएगा। जैसे उदाहरण के तौर पे मान लेते हैं कि एक लोकसभा सदस्य के लिए चुनाव है और उसमें A, B, C और D 4 उम्मीदवार भागीदारी कर रहे हैं और टोटल वोटों की संख्या हम 100 मान लेते हैं। तो इसको मान लेते हैं 25 वोट मिल गए, इसको 35 मिल गए, इसको 20 मिल गए, तो वोट आपके कितने हो गए? 80 हो गए और इसको भी 20 मिल गए। तो ऐसी स्थिति में B को विजेता घोषित कर दिया जाएगा या B को निर्वाचित घोषित कर दिया जाएगा। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, B को टोटल वोट कितने मिले हैं? 35% और 65% लोगों ने उसको वोट नहीं किया है, लेकिन उसके बाद भी वो विजेता है। ये इस प्रणाली की एक आलोचना है। कुछ लोग कहते हैं कि इसमें फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम में क्या होता है कि बहुत कम वोट पा करके कोई विजेता हो सकता है। अब मान लीजिए यहीं पर और प्रतिनिधि हों, 5-6 प्रतिनिधि और हों, वोट और बट जाए तो बहुत कम वोट पा करके भी कोई विजेता बन सकता है। जैसे कई बार ऐसा होता है कि कोई पार्टी बहुत ज़्यादा वोट पाए, उसके बाद भी उसको उस अनुपात में सीटें न मिले। जैसे 2014 लोकसभा चुनाव जब हुआ था तो उसमें उत्तर प्रदेश में बहुजन समाजवादी पार्टी को 20% से ज़्यादा वोट मिले थे पूरे प्रदेश के लोकसभा के, लेकिन सीटें एक भी नहीं मिली थी। तो फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम की ये एक समस्या होती है कि यहाँ पे बहुत बड़े मत की इच्छा न होने के बाद भी कोई व्यक्ति निर्वाचित हो सकता है और ये हो सकता है कि कोई बहुत ज़्यादा वोट पा करके सीटें बहुत कम पाए। जैसे मान लेते हैं किसी राज्य में चुनाव हों और वहाँ पे 2 ही दल हों, मान लेते हैं किसी राज्य में विधानसभा चुनाव हो। अब जानते हैं आप सब कि भारत में जितने भी प्रत्यक्ष निर्वाचन है उसमें फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम अपनाया जाता है। चाहे लोकसभा सदस्य हो, विधानसभा सदस्य हो, ग्राम प्रधान हो, क्षेत्र पंचायत सदस्य हो, जिला पंचायत सदस्य हो, इन सब में कौन सा सिस्टम है? फर्स्ट पास्ट द पोस्ट प्रणाली सिस्टम, यानी जो ज़्यादा वोट पाएगा वो विजेता बन जाएगा। जैसे मान लेते हैं किसी राज्य में विधानसभा चुनाव हो तो कई बार आप ऐसा देखेंगे कि मान लेते हैं वहाँ 2 ही प्रकार के दल हैं, ये एक दल आपका A है और दूसरा दल आपका B है। हो सकता है ये 52% वोट पाए और ये 80% सीटें जीत जाए और ये 48% वोट पा करके भी 20% सीटें ही पाए, ऐसा भी हो जाता है। तो इस प्रणाली की एक मतलब इस प्रणाली का एक दोष बताया जाता है कि इसमें कम वोट पा करके ज़्यादा सीटें पाई जा सकती हैं, क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट पास्ट द पोस्ट अधिकतम वोट के सिद्धांत का प्रयोग किया जाता है। जैसे मान लेते हैं कि 100 वोट में से 2 प्रतिनिधि चुनाव लड़ रहे हैं, A और B, इसको 51 मिलते हैं और इसको 49 मिलते हैं, तो वोटों में अंतर मात्र 2 का है, लेकिन निर्वाचित यही हो जाएगा। हालांकि बड़े देशों में, देखिए यहाँ पर ध्यान रखना, बड़े देशों में फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम इसलिए सफल है क्योंकि इससे क्या होता है कि अब मान लेते हैं भारत में प्रत्यक्ष निर्वाचन में 50% का सिद्धांत रख दिया जाए कि किसी भी सदस्य को निर्वाचित होने के लिए 50% वोट पाने होंगे, तो बहुत सारे लोग 50% वोट नहीं पाएंगे और री इलेक्शन या तमाम सारे मतलब इस तरह के दौर चलेंगे और बहुत खर्चीली और जटिल प्रक्रिया हो जाएगी। तो भारत में क्या किया गया है, भारत ने जितने भी प्रत्यक्ष निर्वाचन हैं जहाँ पे जनता सीधे प्रतिनिधियों का चुनाव करती है, वहाँ पे फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम ही रखा है। फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम, मेरी समस्या आप बेहतर समझ गए होंगे। इसमें क्या होता है कि अधिकतम वोट पाने वाले जो है सदस्य को या उम्मीदवार को ही विजेता घोषित कर दिया जाता है, भले ही उसने कुल वोटों का लोकप्रिय या 50% बहुमत ना पाया हो। यहाँ पर ध्यान रखना होगा। यानी कोई ग्राम प्रधान किसी ग्राम सभा में 1000 वोट पड़ने के बाद 100-150 वोट पा करके भी विजेता बन सकता है यदि वहाँ पे काफ़ी प्रत्याशी खड़े हों। तो फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम की मैंने आलोचना आपको बताई। उस आलोचना के बाद एक मतलब नई पद्धति का विकास हुआ जिसको कहते थे आनुपातिक मत पद्धति। जैसे राष्ट्रपति के चुनाव में भारत में आनुपातिक मत पद्धति का प्रयोग किया जाता है, राज्यसभा चुनाव में भी इसी का प्रयोग किया जाता है, मतलब उपराष्ट्रपति के चुनाव में और जिला पंचायत अध्यक्ष और ब्लॉक प्रमुख के चुनाव में भी इसका प्रयोग किया जाता है। तो वो तो आप पढ़ते नहीं हैं, लेकिन राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यसभा सदस्यों का चुनाव आप पढ़ते हैं। आनुपातिक मत पद्धति में क्या होता है कि इसमें कहा जाता है कि कैसे कोई व्यक्ति चुना जाएगा, इसको आप देखेंगे। इसमें एक फार्मूला होता है कि सबसे पहले कुल पड़े वैध मत, नीचे क्या होता है पदों की संख्या +1 जैसे मान लेते हैं, यहाँ पर ध्यान से देखिए, पहले फार्मूला आप इसको देख लेना। कुल पड़े वैध मत, नीचे आपकी होगी क्या, पदों की संख्या +1 और फिर आगे टोटल का +1। जैसे मान लेते हैं कि कुल पड़े वैध मत 100 हैं और पद की संख्या 1 है। जैसे मान लेते हैं कि किसी लोकसभा सदस्य का चुनाव होना है
मान लेते हैं कि कोई लोकसभा है, लखनऊ लोकसभा क्षेत्र है और उसमें पद कितना होगा, 1 होगा। तो वहाँ पे अगर टोटल वोट, वैध वोट 100 पड़े तो 1 पद है, तो 1 पद प्लस 1 वहाँ पर देख लीजिए, ये प्लस 1 यानी कि 2 हो जाएगा। तो ये कितना, 50, यानी कि जीतने वाले को कुल 51 वोट पाने होंगे। यानी जीतने वाले को, यदि कुल वैध वोट जो है 100 हैं, क्योंकि 100 पे ही हम सब मान करके समझ लेते हैं, तो जीतने वाले को कितने वोट पाने होंगे, 51। इसको कहते हैं आनुपातिक मत पद्धति, यानी कि सदस्य चाहे जितने चुनाव में खड़े हों, A B C D E F, यदि 100 वोट पड़ते हैं तो पद की संख्या यदि 1 है तो जीतने वाले को 51 वोट पाने ही होंगे। यानी कि इसमें क्या होता है कि ये सुनिश्चित करना होता है कि निर्वाचित व्यक्ति को 50% से ज़्यादा वोट मिले। अगर पदों की संख्या 1 से अधिक है तो ऐसी स्थिति में ये कम भी हो सकता है। जैसे राज्यसभा के संदर्भ में पदों की संख्या बढ़ जाती है, उसको मैं समझा दूंगा आपको। अब जैसे राष्ट्रपति के चुनाव में क्या होता है कि ये फार्मूला लगता है, आनुपातिक मत पद्धति का प्रयोग होता है। जैसे राष्ट्रपति के चुनाव में यदि 100 वोट पड़े तो जीतने वाले को 51 वोट पाने होंगे, या कह लीजिए कि अगर जो वोट होते हैं 10 लाख के आसपास, 10 लाख समथिंग, तो उसमें 50% प्लस 1 वोट पाना होता है। सदस्यों की संख्या चाहे जितनी हो जाए, पद की संख्या यदि 1 है तो राष्ट्रपति का पद तो 1 होता है, उपराष्ट्रपति का पद भी 1 होता है। तो कई देशों में ये प्रणाली है। भारत में अप्रत्यक्ष निर्वाचन में इस प्रणाली को अपनाया गया है। जैसे राष्ट्रपति के चुनाव में, उपराष्ट्रपति के चुनाव में, राज्यसभा सदस्यों के चुनाव में भी इसी प्रणाली को अपनाया जाता है। तो इसको आप समझ गए होंगे। विधान परिषद सदस्यों के चुनाव में भी इस प्रणाली का प्रयोग किया जाता है, जहां पे विधानसभा सदस्य विधान परिषद के सदस्यों को चुनते हैं। तो आनुपातिक मत पद्धति ये है, कुल पड़े वैध मतों के साथ साथ आपको पदों की संख्या प्लस 1 को जोड़ते हुए और फिर प्लस 1 करना होगा। अगर पदों की संख्या 1 से अधिक है तो ये परसेंटेज कम हो जाएगा। यदि पद की संख्या 1 है तो आपको निश्चित तौर पे कुल पड़े वैध मतों का 50% से ज़्यादा वोट पाना होगा। तो ये बहुत, मतलब इसको जो राजनीतिक विश्लेषक हैं वो अच्छी प्रणाली मानते हैं। लेकिन अगर भारत जैसे देशों में प्रत्यक्ष निर्वाचन में इसको लगा दिया जाए तो इतनी विविधता है कि शायद ही कुछ सदस्य ही ऐसे होंगे जो इस वोट को क्रॉस कर पाएँ। यहाँ तक कि लोकसभा में भी जो दल बहुमत पाते हैं तो 50% वोट पाना उनके लिए बहुत दुरूह हो जाता है। विधानसभा चुनाव में भी बहुत कम बार ही ऐसा होता है कि किसी दल को 50% से ज़्यादा वोट मिले। ऐसा इस समय दिख रहा है कि कुछ राज्यों में, लेकिन बहुत मुश्किल से ऐसा होता है। तो आनुपातिक मत पद्धति, मेरी समस्या आप समझ गए होंगे। आनुपातिक मत पद्धति में क्या होता है कि वोट जितने पड़ेंगे, पदों की संख्या जो होगी उसको 1 से जोड़ते हुए, फिर टोटल का भाग करते हुए फिर 1 उसमें जोड़ दिया जाएगा। राष्ट्रपति के चुनाव में आपको ये मिलेगी, उपराष्ट्रपति के चुनाव में मिलेगी, वहाँ पर मिलेगी, इसीलिए मैंने कहा मैं आपको पढ़ा दूँ। तो मेरी समझ से इसको भी आप समझ गए होंगे। अब इसी में तीसरी प्रणाली आती है, निर्वाचन की तीसरी प्रणाली भी आती है, जिसको सूची प्रणाली कहते हैं। और सूची प्रणाली को लोकप्रिय तौर पे हेयर प्रणाली भी कहते हैं। यानी कि तीसरी जो चुनाव की पद्धति है उसको कहते हैं सूची प्रणाली, लिस्ट सिस्टम कहते हैं, और इसको हेयर प्रणाली भी कहते हैं। एक क्वेश्चन पीसीएस में कई बार आ चुका है कि ये किसके लिए अच्छी होती है, ये अल्पसंख्यकों के लिए बहुत बेहतर होती है, या अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधित्व के लिए ये बेहतर मानी जाती है। देखिए, आमतौर पे आप इस बात को समझिए, जैसे फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम में क्या होता है, या अनुपातिक मत पद्धति में भी ज़्यादातर यही होता है कि जिसका बहुमत है वही चुनाव जीत जाएगा। तो अल्पसंख्यकों को कई बार क्या होता है कि उनके हितों की पूर्ति नहीं हो पाती है। जैसे मान लेते हैं कि भारत में लोकसभा चुनाव होते हैं और कोई दल 50% वोट पाता है और उसके साथ साथ वो 400 लोकसभा सीटें जीत जाता है, या किसी एक लोकसभा में अल्पसंख्यक 10% हैं, 15% हैं, तो कभी वो ये सोच भी नहीं सकते कि उनका प्रतिनिधित्व होगा, क्योंकि जो बहुमत होगा उसी का प्रतिनिधित्व होगा। तो एक ये जब प्रश्न उठा कि अल्पसंख्यकों के हितों को सुरक्षित किया जाए, केवल बहुमत के इच्छा के आधार पर अल्पमत की इच्छा को न दबाया जाए, तो एक प्रणाली आई सूची प्रणाली, हेयर प्रणाली जिसको कहते हैं। और सूची प्रणाली में अल्पसंख्यकों के हित सुरक्षित रहते हैं। सूची प्रणाली में क्या होता है कि जितने दल होते हैं, जैसे मान लेते हैं A B C D, ये 4 दल हैं, समझिए इसको उदाहरण से, और मान लेते हैं कि वहाँ पे कोई लोकसभा है या निचला सदन है। मान लेते हैं किसी देश में सूची प्रणाली है जिसमें 4 दल हैं वहाँ पे, और वहाँ पे एक निचला सदन है जिसकी सीटें 100 हैं। तो सूची प्रणाली में क्या होता है कि हर दल से ये कहा जाता है कि वो 1 से लेकर 100 तक अपने प्रतिनिधियों की, अपने प्रत्याशियों की सूची सौंपे, लिस्ट सौंपे।
ध्यान से समझना इस बात को। सूची प्रणाली में क्या होता है कि जैसे मान लेते हैं कि निचले सदन के लिए चुनाव होने हैं और वहाँ पे कितनी सीटें हैं, 100 हो सकती हैं, 150 हो सकती हैं, 200 हो सकती हैं, हम 100 मान लेते हैं। और वहाँ पे 4 दल चुनाव में प्रतिभाग कर रहे हैं। तो वहाँ पे क्या होता है कि हर दल को 1 से 100 तक प्रेफरेंस या वरीयता के आधार पर अपने सदस्यों की सूची देनी होती है। और उसके बाद वहाँ पे चुनाव जब होते हैं तो चुनाव किसी व्यक्ति, ये मतलब जैसे अपने यहाँ क्या होता है कि क्षेत्र के आधार पे व्यक्ति चुनाव लड़ता है, हालांकि दल यहाँ पर भी होते हैं, लेकिन हर क्षेत्र में व्यक्ति अपने दल को रिप्रेजेंट करता है और वहाँ पे यदि वो ज़्यादा वोट पा जाता है तो जीत जाता है। सूची प्रणाली में ऐसा नहीं होता है। सूची प्रणाली में दलों को वोट दिए जाते हैं, प्रत्याशियों को नहीं। जैसे मान लेते हैं कि A, B, C और D, ये 4 दल हैं और जब वहाँ पे वोट पड़े, टोटल वोट कितने पड़े, 100% मान लेते हैं, जो भी पड़ेंगे उनको आप 100% मान लेंगे। तो मान लेते हैं कि इसको 32% वोट मिलते हैं, इसको 28% वोट मिलते हैं, इसको 25% वोट मिलते हैं। तो अगर आप देखेंगे तो 32 और 28 कितना हो गया, 60 और 85, और इसको कितने मिलते हैं, 15% वोट मिलते हैं। यानी कि ए दल को 32% वोट मिले हैं, बी दल को 28% वोट मिले हैं और सी दल को 25% वोट मिले हैं और डी दल को 15% वोट मिले हैं उस पूरे देश में। तो यहाँ पे क्या होगा कि जैसे ए को 32% वोट मिले हैं, ए दल को 32% वोट मिले हैं, तो ए ने जो लिस्ट दी है 1 से 100 तक के प्रेफरेंस के आधार पे ए के 32 सदस्यों को चुन करके निचले सदन के लिए भेज दिया जाएगा। यानी जितने प्रतिशत वोट ए दल ने प्राप्त किए हैं उतने ही प्रतिशत सीटें उसको दे दी जाएंगी। अब बी दल को क्या होगा कि बी दल को 28 सीटें दे दी जाएंगी क्योंकि उसने 28% वोट प्राप्त किए हैं, यदि सीटों की संख्या 100 है तो। इसी तरीके से सी को 25 और डी को 15 जो है सीटें प्रदान कर दी जाएंगी। यानी कि यहाँ पे क्या होता है कि ये प्रणाली ये सुनिश्चित करती है कि आपको जितने प्रतिशत वोट मिलेंगे आपकी उतनी सीटें सदन में होंगी। अब मान लेते हैं कोई अल्पसंख्यक वहाँ पे 5% 10% है, वो अपनी पार्टी बनाते हैं, तो उनकी कम से कम 10% सीटें सुनिश्चित हैं। तो ये प्रणाली, इसीलिए क्वेश्चन आता है कि हेयर प्रणाली या सूची प्रणाली किसके लिए बेहतर होती है, किसको प्रतिनिधित्व देती है या किसके हितों को सुरक्षित करती है, अल्पसंख्यकों के हितों को। तो आज मैंने जो टॉपिक आपको बताया कि हमें पढ़ना क्या है, भाग 5 पढ़ना है। उसमें हम संघ की कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका को पढ़ेंगे, फिर राज्य पर आएंगे। उसके पहले ये चीज़ें इसलिए चर्चा मैंने की ताकि आप निर्वाचन का मतलब जानें, प्रत्यक्ष निर्वाचन, अप्रत्यक्ष निर्वाचन और निर्वाचन की 3 प्रणालियाँ, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट, अनुपातिक मत पद्धति और साथ ही साथ सूची प्रणाली। तो सूची प्रणाली आपने मेरी समझ से समझी होगी, आप ध्यान से इसको देखेंगे समझ में आएगा। ये वीडियो संविधान की समझ और निर्वाचन प्रणालियों को समझने के लिए बहुत ज़रूरी है। आमतौर पे ये टॉपिक में आपको नहीं मिलता है या संविधान की बुकों में बहुत कम इसके बारे में बताया जाता है, तो इसलिए मुझे लगा कि मैं पहले ही आपको अनुपातिक मत पद्धति, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम, अब आलोचनाएँ भी मैंने बताई। फर्स्ट पास्ट पोस्ट द सिस्टम में क्या है कि कम वोट पा करके भी कोई ज़्यादा मतलब जो है प्रतिनिधि उसके संसद में जा सकते हैं, कोई व्यक्ति बहुत कम वोट पा करके निर्वाचित हो सकता है। फिर अनुपातिक आई। भारत जैसे देशों में फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम अपनाने का सबसे बड़ा कारण था कि विविधतापूर्ण समाज में 50% वोट की उम्मीद करना थोड़ा सा कठिन है और ये फिर काफ़ी खर्चीली प्रणाली हो जाती। सूची प्रणाली या हेयर प्रणाली अल्पसंख्यकों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें अल्पसंख्यक अपने हितों को सुनिश्चित करते हैं। जैसे मैंने बताया कि 2014 के लोकसभा चुनाव में मायावती की पार्टी है BSP, बहुजन समाजवादी पार्टी, उसको 20% से ज़्यादा वोट मिले लेकिन सीटें उत्तर प्रदेश में एक भी नहीं मिली। यदि सूची प्रणाली होती तो 80 लोकसभा सीटों का 20% यानी 16 सीटें तो उनकी फिक्स ही हो जाती। लेकिन इसकी एक दिक्कत भी होती है कि इसमें बहुमत सुनिश्चित करना या बहुमत प्राप्त करना बहुत कठिन होता है, तो बार बार चुनाव होते हैं या तो गठबंधन होता है। तो सबकी अपनी कमियां हैं, बुराइयां हैं और अच्छाइयां भी हैं। तो ये वीडियो इसलिए बनाया गया ताकि आप बेहतर तरीके से चुनाव प्रणाली, निर्वाचन, संसदीय शासन, अध्यक्षीय शासन को समझें और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप समझेंगे भी। अगले वीडियो में हम सब राष्ट्रपति को आरंभ करेंगे, राष्ट्रपति के अनुच्छेद उससे जुड़े हुए, उसकी निर्वाचन प्रणाली और अन्य चीज़ों को समझेंगे। तो ये वीडियो आप ध्यान से देखेंगे, बहुत ही कॉन्सेप्चुअल वीडियो है। अगर आप इसको समझ पाएंगे तो निश्चित तौर पे संविधान की अच्छी समझ आपकी बनेगी।